अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताल्लुकात दिन ब दिन फ़रोग़ पा रहे हैं और इसी ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ईरानी हम मनसब से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और दोनों रहनुमाओं ने तिजारत के फ़रोग़ के लिए, सरहदों पर सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए और बाहमी दिलचस्पी के उमूर को लेकर तबादला ख्याल किया और ख़ास तौर पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा जो है उसको दोनों मुल्कों के मफाद में बहुत ही अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी ताउन की 5 दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी किए हैं। नाज़रीन, ये जो दोनों रहनुमा हैं इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के कैदियों और जो माहीगीर हैं उनकी तरजीही बुनियादों पर रिहाई का भी ऐलान किया है। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने इस अज़्म का अयादा भी किया कि वो अफ़ग़ानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक विज़िट है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कई दहाइयों से चले आ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इन ताल्लुकात में हम बहुत ज़्यादा तेज़ी देख रहे हैं। तिजारत के फ़रोग़ के लिए पाक ईरान बॉर्डर पर मार्केट्स कायम की गई थी और तवानाई के शोबे में भी कई मुआहदे जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँच रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब हमें इन दोनों ममालिक में दिखाई देती हैं। पाक ईरान ताल्लुकात पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनका तज्ज़िया आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले हमारी टीम ने दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के और ईरान के आपसी जो ताल्लुकात हैं, उन पर एक पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार किया। ख़ास तौर पर अब जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का यहाँ का विज़िट है उसको लेकर पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर गेस्ट की जानिब जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान वज़ारत ख़ारिजा इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई, जिसमें तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़, कैदियों की तबादले और सरहदों पर सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद बाहमी ताउन की 5 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और ईरान ने अपने ममालिक में मौजूद कैदियों और माहीगीरों की तरजीही रिहाई का फैसला किया है। पाकिस्तान और ईरान खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। अपना सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इनके अफ़ग़ानिस्तान का जो मसाइल हैं वो भी हम समझते हैं कि उनके यहाँ एक कैपेसिटी इशू ज़रूर मौजूद होगा। नीयत साफ़ होना चाहिए कि वो भी तैयार हो दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए। इस मौका पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने हालिया बाजोड़ दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर उम्मीद अफजा गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत पर मज़ीद वसअत चाहते हैं। बॉर्डर पर मार्केटों के क़याम से तिजारत में आसानी पैदा हो रही है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की तकमील से दोनों ममालिक के मफादात का हुसूल मुमकिन होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा बाहमी और तिजारती ताउन समेत इलाकाई सूरत हाल, बिलखुसूस यूक्रेन बहरान और अफगानिस्तान के उमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने इस आज़म का अयादा किया कि वो अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के अवाम के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं, जो मुश्तरका अकीदे, तारीख और लिसानी वाबस्तगी के मजबूत बंधन पर मबनी है। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मुस्तहकम और वसी बुनियादों पर बढ़ते रहे, क्योंकि ये खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली का बायस बनेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हुजम इस वक्त तकरीबन $2 अरब है और उसे $5 अरब सालाना तिजारती हुजम हासिल करने के लिए पुराज़्म है। इससे कबल वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर और पाक ईरान बैनुल पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के रहनुमा अमीर आबादी फरहानी के माबैन मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के इजलास की मुश्तरका सदारत भी की और दो तरफा इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इजलास का मकसद बाहमी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। रिपोर्ट आपने देखी। जी आर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बलोच साहब, मौजूदा दौरे हुकूमत में हम देख रहे हैं कि जहां बहुत सारे दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो एक नई जहद की जानिब जा रहे हैं, अब बहुत बेहतर हो रहे हैं, मुस्बत ख़बरें आ रही हैं ख़ारिजा महाज की जब हम बात करते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ गुज़श्ता 1 साल से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतरीन होते दिखाई देते हैं। ये जो विज़िट किया जा रहा है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से 2 रोज़ा विज़िट, इस पर पहले तो मैं आना चाहूँगी कि ये
ہمارے دونوں ممالک کے جو آپسی تعلقات ہیں ان کو لے کر کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کتنا پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے بلوچ صاحب؟ جی تھوڑا سا میں تمہید چاہوں گا کہ اس کی ہو پلیز کہ سر۔ ایران کی تعلقات پاکستان سے جتنی بھی اس کی اہمیت بتائی جائے اس سے زیادہ ہی ہوگی ہاں یقیناً، جی ظاہر ہے۔ تاریخی طور کے اوپر، سماجی، ہاں اسٹریٹجک، ٹیکنیکل، بلکہ ہمارے تو ایک لحاظ سے کامن لوگ بھی رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دیر از اے ایرانین بلوچستان جہاں پہ بلوچ رہتے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ایران، جو ہمارے بردر شیعاز ہیں وہ ایران کے بہت ساری جگہ ہیں جہاں جاتے ہیں، وہاں سے وہ عراق جاتے ہیں، تو ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ بلکہ آج میں پڑھا بھی رہا ہوں، چونکہ پڑھاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ RCD کا ریفرنس ملا، وہ ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، اور اس کی نشانی جو ہے وہ کراچی حیدرآباد آئے ہوئی ہے۔ تو کیوں نہیں، آئی تھنک اٹس ویری ویری ٹائملی، بہت ہی ضروری۔ یہ آج جو ہوا ہے اسے بہت دن پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک بات کریڈٹ دینا چاہیے ہماری اس گورنمنٹ کو، جو حالانکہ جتنا بھی وقت ان کو ملا ہے، اور جس میں ہمارے جو ینگ فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب ہیں، انہوں نے بڑی آئی تھنک بہت آرٹیکولیشن کے ساتھ ان ممالک کے ساتھ اپنے ری اسٹیبلش کیے ہیں ریلیشن شپ، اور خاص طور پہ ایران کے ساتھ۔ اور آج جو میں ایجنڈا دیکھ رہا ہوں اس وزٹ کا، اٹس ریئلی ویری گریٹیفائنگ کہ انہوں نے جو سالہ سال سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے گیس پائپ لائن کا، اس کو ریوائیو کیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے سول ایویشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ فلائٹس کریں گے۔ ہمیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں، وی ڈونٹ ہیو دا کمیونیکیشن، اور ٹریڈ بڑھانے کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ از دا کمیونیکیشن، چاہے روڈ بھی ہو، بائی ایئر ہو، بائی سی ہو۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ انیشیٹو، اور جس طرح سے وائڈ رینجنگ جو باتیں ہوئی ہیں کہ ہم $2 بلین سے $5 بلین تک بائی لیٹرل ٹریڈ لے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑھا بالکل، سکتے ہیں۔ یہ ٹریڈ اور کی جی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے جی کے مفادات کی بات ہو رہی ہے، تو ایک یقیناً چیز جو یقیناً بہت عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن۔ جی اس کے ایگزیکٹلی حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی تکمیل پر ہمیشہ بات کی جاتی ہے، بہت سارے وقت میں ہم نے دیکھا کہ پروسیس تھوڑا تیز ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ بہت سلو ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر جو زیادہ عوامل ہے وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جی ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو تحفظ دینا، اب جب دونوں ممالک کے تعلقات اتنے بہترین ہو رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے، تو اب اس کو بہتر انداز میں تحفظ دیا جا سکے گا، اور اب ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ جلد تکمیل تک پہنچے گی؟ جی بالکل، دیکھیے اس کو آپ نے جو پس منظر ہے وہ دیکھنا ہے ایران سعودی عرب کی جی بڑھتے ہوئے تعلقات کو اور ان کی ریکنسیلیشن۔ جی جی جہاں ہم باقی خطرات وہ ہم میرے خیال ہے سرماؤنٹ ہو سکتے تھے، جو فزیکل اگر کوئی خطرات تھے پائپ لائن کو، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جیو اسٹریٹجک تھا، جس میں اور پولیٹیکل تھا کہ وہاں US سینکشنز بھی تھی، اور ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ظاہر ہے۔ کانسٹریننگ یا ایک مشکل وہ سچویشن تھی۔ تو اب چونکہ دونوں ممالک قریب آ چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں دس از این اپورچونٹ ٹائم کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے اس پائپ لائن کو، صرف ہمارے ایران سے ہمارے بارڈر تک آ چکا ہے، اب فقط ہمارے بارڈر سے وہاں تک لے جانا ہے۔ تو یہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی، چاہے وہ انٹرم بھی گورنمنٹ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہوپ فلی وہ لوگ جو ہے وہ آگے چل کے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں اس کی جو کیپیسٹی ہے 55 بلین میٹرک ٹنز کی اس کے اندر ہے کیپیسٹی، جو کہ پاکستان کا بہت سارا جو گیس کا سچویشن ہے، گیس کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو وہ کر پائیں گے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وزٹ کے دوران اگر انہوں نے گیس پائپ لائن کی بات کی ہے اور اس کو بڑھایا آگے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس وزٹ کی۔ جی ٹھیک ہے، زبردست۔ اچھا، ایک اور چیز سر فرما دیجیے گا، گیس پائپ لائن ہو گئی، بجلی کی فراہمی میں ظاہرہ ایران نے بہت اہم کردار ادا چل کیا ہے رہی ہے، جی پاکستان ہاں، کو۔ وہ اس وقت بلوچستان میں، جی بالکل درست ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز فرما دیجیے گا، تجارتی منڈیوں کے قیام کی جب بات ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک اپنی کرنسی جو ہے اب اس میں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، ڈالر سے ہٹ کر۔ چائنا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں ان کو اگر مقامی کرنسی میں تجارت کو فروغ دیں تو وہ دونوں ممالک کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے معاشی لحاظ سے؟ جی اس پہ کہیں نہ بالکل، کہیں کوئی بات ہو رہی ہے؟
जी बिल्कुल, इस पे बेसिकली अभी जो बात इन्होंने बातचीत की है जी ईरानियन जी डेलीगेशन ने हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के साथ, कि जी किस तरह से जो बार्टर ट्रेड है, इनफैक्ट ईरान के साथ बहुत सालों से इनफॉर्मली बार्टर ट्रेड ही चल रहा है, चूंकि सैंक्शंस थे बहुत सारे, और उनका कनेक्शन स्विफ्ट जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उसमें चूंकि एक्सेस नहीं था, लिहाजा मोस्ट ऑफ द जो हमारा ट्रेड है ईरान के साथ वो बॉर्डर में ही चल रहा होता है। हाँ, और ये जो बॉर्डर का जो इनिशिएटिव लिया है, लास्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे मई में आई सपोज, और वहाँ पे जो जो 6 वहाँ पे हमारे ईरान के साथ जो बॉर्डर मिलता है, उसमें 6 जगह ऐसे जहाँ से हम एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। तो ठीक ये 6 पॉइंट्स में से एक में जो है वो उन्होंने बॉर्डर मार्केट्स बनाई है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि तमाम हमारे जो नीबर्स हैं उनके साथ हमें करना चाहिए, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, और जब अल्लाह ठीक करे है। तो ताल्लुक इसको जी इसको जी ये नहीं है कि सिर्फ ईरान के साथ, बल्कि ये इतना अच्छा एक इकदाम है कि इसको बाकी जी ममालिक के साथ भी खित्ते के हम यकीनन इसको बढ़ा यकीन सकते हैं, और इससे यकीन हमारी मीशत के लिए यकीन ज़ाहिर है जिस तरह से आप यकीन फरमा रहे हैं कि बहुत बेहतरी हो यकीन जाएगी। बहुत जी शुक्रिया यकीन जी थैंक बलोच यू साहब, हम जब भी थैंक यू आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर आप मौजूद होते हैं, मेरे शो के लिए वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया सर इसके लिए आपका। जी बलोच साहब साबिक सफ़ीर थे जी कुवैत में पाकिस्तान के लिए, और भी आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। एक और चीज़ हमें आपसे शेयर करनी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो ज़ायरीन इराक़ जाते हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें कल से पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रही थी, कुछ इसी मामले में बात कर लेते हैं। बताना हमें आपको ये कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दौरा इराक़ से मुतालिक इत्तलात जो हैं अब वो मौसूल हो रही हैं कि उन्होंने इस दौरे के दौरान इराक़ी सदर वज़ीर आज़म और अपने हम मनसब से मुलाकातें की, उनमें बहुत सारे मामलात तय पाए हैं। पाकिस्तान और इराक़ दो तरफ़ा तजारत है, दिफा है और IT के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे, ये तय पाया है। दहशत गर्दी से निमटने और मुल्की सालमियत को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की इंसदादी दहशत गर्दी में जो महारतें हैं उनसे ये दोनों ममालिक फ़ायदा उठाएंगे, ये भी डिसाइड किया गया है। लेकिन नाज़रीन, इराक़ी हुकूमत ने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म करने की मंजूरी दी है, और जो कोटा है वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख सालाना कर दिया है। हालिया फैसलों के मुताबिक पाकिस्तानी सरमायाकारों को भी 1 हफ्ते में इलेक्ट्रॉनिक वीज़े की सहूलत मुयस्सर होगी। इराक़ी वज़ीर आज़म ने मामूली जराइम पर इराक़ी जेलों में कैद पाकिस्तानियों को जल्द रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया, और इसी पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ज़ाहिर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के 4 रोज़ा दौरे इराक़ के दौरान मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद क्या अच्छी खबरें वज़ीर दाखिला के जाने से वहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखाता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने इराक़ी हम मनसब की दावत पर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद में मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने इराक़ी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन तिजारत, दिफा और IT के शोबा में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इराक़ी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद ने गुफ्तगू में इतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फ़ौज बेहतरीन सलाहियतों की हामिल है, जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी का सामना किया और इस जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला एक दूसरे से ताउन की ख्वाह है। वज़ीर दाखिला ने इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शजात सौदानी से मुलाकात की, जिसके दौरान दिफा और इंसदादे दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मामूली जराइम पर इराक़ी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की जल्द रिहा करने की हिदायत भी जारी की। इराक़ी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म करने की मंजूरी दी, जबकि पाकिस्तानी सरमायाकारों को 1 हफ्ते में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सहूलत फराहम करने का फैसला किया, और इराक़ी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की जल्द रिहा करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने इराक़ी हम मनसब अब्दुल अमीर अश्शमारी से भी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तानी ज़ायरीन को ग्रुप वीज़ा के अलावा पाकिस्तान में इराक़ी सफारत खाने से इनफरादी वीज़ा जारी करने और पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस में कमी पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शानदार मेहमान नवाजी और ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी पर इराक़ी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इराक़ की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, दहशत गर्दी के शिकार इराक़ की तामीर नौ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं।
इराक पाकिस्तान के इदारों की इंसदाद दहशत गर्दी में महारत से फ़ायदा उठा सकता है। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशां हैं। पुलिस अकेडमी फ्रांसिक में इराकी अफसरान और कैडेट्स की तरबियत की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला के इसी विजिट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन नवाज खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम। अच्छा मोहसिन साहब, जब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गए हैं 4 रोज़ा इस विज़िट के लिए, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तानियों के लिए वो आ रही हैं। यानी अब ये कहा जा सकता है कि जो विज़िट है ये बहुत ज़्यादा मुस्बत रहा है, ख़ास तौर पर ज़ायरीन को लेकर इस हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दाम चूँकि किए गए हैं वहाँ जब मौजूद है वफाकी वज़ीर दाखिला। तो आप इस विज़िट को किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? जी, पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात के लिए अच्छा विजिट रहा है वज़ीर दाखिला का। ये 2-3 माह में दूसरे बड़े हमारे एक अहम वज़ीर का दौरा है। उससे पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो गए जून में, और जी अब जी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गए हैं। तो इन दोनों के दौरे यकीनी तौर पर पाक इराक ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी रियायतें, जैसे अरबईन के मौके पे ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर वीज़े के लिए जो उनको वीज़ा मिलना है 1 लाख कर दी गई है। इसके अलावा वीज़े में बहुत सारी सहूलतें जो है वो ऐलान की गई हैं। वज़ीर दाखिला ने वहाँ पर पाकिस्तान में जो है मशीन रीडेबल पासपोर्ट का भी इफ्तिताह किया सिस्टम का, जिसके वजह पाकिस्तानियों को अब यहाँ से अप्लाई करने में और वीज़ा लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो एक बड़ा खुशाइंद दौरा है, और पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात ज़्यादा तो मजहबी सियाहत पे ही फोकस रहे हैं हाँ ज़ाहिर हमेशा, है। लेकिन अब कोशिश हो रही है कि इसको मजहबी सियाहत के अलावा दिफाई ताउन और कॉमर्स, मैं ट्रेड इसी और इस इसी तरफ। जानिब आना चाह रही थी कि कोशिश हो रही है, ये कोशिश खित्ते के अमन के लिए कितनी ज़रूरी है? जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी पेशा वराना सलाहियतों से जो फ़ायदा उठाने की एक ऑफ़र की गई है इराक़ को हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से, और जो बाहम मिलकर ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे होंगे, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इराक दोनों दहशतगर्दी की जंग के बड़े मुतासर मुल्कों में से हैं। अफ़गानिस्तान इराक पर जो है अमेरिका के हमले के बाद वहाँ पर भी बहुत तवील अरसे तक खाना जंगी की कैफियत रही। दहशतगर्द ग्रुप वजूद में आए जिन्होंने इराकी अवाम पर हमले किए। यही सेम सूरत हाल हमें पाकिस्तान में भी एक तवील अरसे तक देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पूरी हिम्मत और इस्तेदाद के साथ जो है इस दहशतगर्दी के अफरीद पर काबू पाया। और पाकिस्तान के पास एक बड़ा वसी तजर्बा है पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कि दहशतगर्दी के कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने इराक को ये ऑफर्स की हैं कि हम इस तरह दहशतगर्दी के शोबे में इराक से उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उनको साथ ताउन भी कर सकते हैं। उसके साथ दिफाई पैदावार के हवाले से हमने हमारे पास, क्योंकि अब छोटे सतह के असले से लेकर और JF-17 थंडर जहाज़ों तक हम पाकिस्तान जो है वो बना रहा है, तो दिफाई पर इस हवाले से भी उनको पेशकश की गई है कि अगर उनको ज़रूरत हो तो वो हमसे असलह की खरीदारी के लिए भी बात कर सकते हैं। और अच्छा पाकिस्तान ने उनको ट्रेनिंग की पेशकश भी की है, और ठीक मेरा ख्याल है कि जल्द उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग जो है जल्द शुरू हो रही होगी। अच्छा, एक और चीज़ मोहसिन साहब ये फरमा दीजिएगा कि इराक़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी जो अफराधी क़ुव्वत थी, हमारे पाकिस्तानी जो है बहुत बड़ी तादाद में अब से कुछ अर्सा कबल इराक़ के अंदर जाते थे और वहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देते थे। उसके ज़रिए पाकिस्तान में कीमती जो ज़ाहिर है कि बहुत सारा जो सरमाया है वो भी भेजा जाता था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से इराक़ में जो मुकीम थे। अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। आपको लगता है कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी का एक बड़ा मसला है जिस पर ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है काबू पाने के लिए, मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान के अंदर भी काम हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे ममालिक जहाँ पर लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट रखते हैं जाने में और फिर मुल्क में जब बाहर से पैसा आ रहा होगा, हमारी बेरोज़गारी के इशूज़ ख़त्म हो रहे होंगे, दीगर मामलात हो रहे होंगे, तो आपको लगता है कि इस पर बात की गई है या की जानी चाहिए है इराक़ से? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने इराक से बात की है। वज़ीर ख़ारजा जब गए थे बिलावल भुट्टो, तो उनके दौरे में 3 MOU साइन हुए थे, जिनमें एक MOU जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री पाकिस्तान और इराकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान था, जिसमें तिजारत को फ़रोग़ देने और पाकिस्तानी मसनूआत इराक तक पहुँचाने और इराक से जी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान तक लाने में बातचीत शामिल थी। इसके अलावा
बसरा की जो बंदरगाह है, इराक की एक अहम बंदरगाह है, उसको कराची और ग्वादर के साथ सिस्टर पोर्ट करार देने की तजवीज़ भी जो है वो भी ज़ेर गौर है। ठीक है। तो ये अहम इक़दामात होंगे। इराक में बहुत ज़्यादा, इराक के थ्रू आगे हम बाकी से जो है वो मशरिक़ वस्ता तक भी अपनी ये प्रोडक्ट्स पहुँचा सकते हैं। एक अहम रूट है, बल्कि आप अगर आपको ज़हन में हो तो फेरी चलाने का भी, ईरान और फिर इराक तक फेरी चलाने का भी एक प्लान जो है वो पाकिस्तान की तरफ ठीक से। है, यानी अभी आइंदा आने वाले कुछ अरसे में हम देखेंगे कि मौजूदा हुकूमत के जो बहुत सारे इकदामात हैं उनके समरात जो हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि इराक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो रहे होंगे और उसका जो समर है, जो फ़ायदा है वो हमारे अवाम तक भी आ रहा होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि हर चीज़ में कुछ वक्त चाहिए होता है। अभी विज़िट्स हो रहे हैं, लेकिन इस विज़िट के फ़ौरी जो नताइज थे, जो अच्छी खबरें थी, उन पर भी हमने आपसे डिस्कशन की है और आपसे बाकी मामला भी डिस्कस हुए। मोहसिन नवाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने की तैयारियों में हैं। कश्मीरी अवाम अपने पुरअमन एहतजाज और तकरीबात के ज़रिए अक़वाम आलम को ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश करेंगे। हिंदुत्वा की हिमायती मोदी सरकार ने 4 साल कबल मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम उठाया था, जिस पर कश्मीरी सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, भारत अब भी ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा है। पहले कश्मीर पर कब्जा करके अवाम के हक़ के खुद इरादियत से उनको महरूम किया, फिर इसकी खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और अब हिंदुओं की गैर कानूनी आबादकारी करके आबादी के तनासुब को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि मरदमशुमारी कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में नशिस्तों की तादाद 83 से बढ़ाकर 90 कर दी है। लेकिन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की सिर्फ एक नशिस्त में इजाफा किया गया, जो कि कश्मीरी मुसलमानों से ज़ाहिर है कि नाइंसाफ़ी का मुँह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी फैसले के खिलाफ दरखास्तों की समाअत शुरू कर दी है। कश्मीरी ये कहते हैं कि आला अदलिया से रुजू करने का फ़ायदा तब होगा जब इंसाफ होता दिखाई देगा। इसी हवाले से आज हमारे पास एक खुसूसी पैकेज है, आइए देखते हैं। कश्मीरी एक तरफ भारतीय फौज के जाबिराना कब्जे और कश्मीर की कानूनी हैसियत खत्म करने के खिलाफ यौम इस्तेसाल मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब भारत ने मकबूजा इलाके के अवाम, खास तौर पर मुसलमानों पर एक और कदगन लगा दी है, जिसका मकसद मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करना है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए औछे हथकंडे इख्तियार कर रखे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाले भारत का मकरू चेहरा दुनिया पर अया होता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर का 58% रकबा लद्दाख, 26% जम्मू और 16% वादी कश्मीर पर मुश्तमिल है, लेकिन मोदी सरकार से कश्मीर का मुस्लिम तशख्खुस बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो इसे मसख करने के लिए हर हरबे का इस्तेमाल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्टिकल 370 और 835 की गैर आईनी तनसीख जनेवा कन्वेंशन 4 के आर्टिकल 49 की खुली खिलाफवर्जी है। असल में हकीकत ये है कि मरदमशुमारी कमीशन ने अक्सरियती इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी, जबकि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की नशिस्तों में सिर्फ 1 का इजाफा किया गया। ये वो तफरीक है जिसके जरिए भारत आबादी की तनासुब को मुतासिर करने की मजमूम कोशिश कर रहा है, ताकि एक वक्त आने पर वो मुसलमानों की अक्सरियत व अकलियत में तब्दील करने में कामयाब हो सके। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में 56,000 एकड़ अराजी पर भी नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है। नए डोमिसाइल कवानीन के तहत 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया है। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनियां भी बनाने जा रही है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल एक नया डिवीजन बनाने का इरादा रखती है। अनंतनाग और कुलगम के अजला भी शामिल होंगे। जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में तब्दीलियों से मकबूजा कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियत इलाके में बदलने का घनौना मंसूबा आखिरी मराहिल में है। मोदी सरकार के ऐसे तमाम घनौने इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर को हड़प करना है, लेकिन कश्मीर के हकीकी वारिस वहाँ के कश्मीरी भारतीय साजिशों का मुकाबला अपनी जमहूरी जदोजहद से कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने के फैसले के खिलाफ समाअत शुरू कर दी है। केस की समाअत भारतीय अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस कर रहे हैं।
कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि 2019 के फैसले ने खुद भारत के आइन के तहत हर उसूल और तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी की, जो कि संगीन खिलाफ वर्जी है। कश्मीरियों को 1948 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत खुद इरादियत का हक हासिल है, लेकिन मोदी सरकार के हिंदुओं के आबादकारी के मंसूबे कश्मीरियों के हक के राय दही पर असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय हथकंडे एक तरफ कश्मीरी पुरअज़्म है कि आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी। मकबूजा और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम एहतिसाल कश्मीर मनाकर तमाम अक़वाम आलम को भारतीय इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ जाते हैं, आपको बताते हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। कई दिनों से तवातुर के साथ ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए कीव की अहम तनसीबात और अनाज के ज़ख़ीरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक इस बार रूसी मिसाइल्स का निशाना वो मकाम था जो नेटो के रुकन मुल्क रोमानिया के सरहद के करीब वाक़ है। नेटो सरजमीन के करीब इस रूसी हमले को मगरिब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। यूक्रेन के तैयारा शिकन यूनिट्स रूसी हमलों को नाकाम बनाने के लिए कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये सारी सिचुएशन किस तरफ जा रही है, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल यूक्रेन के अंदर क्या है रूसी हमलों को लेकर, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, एक पैकेज है, आपको दिखाता है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। मुसलसल कई रोज से मॉस्को की जानिब से कीव को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया जा रहा है। आज किए जाने वाले मिसाइल हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और दर्जन से ज्यादा जख्मी होने की इतला है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी मिसाइलों का निशाना इस बार यूक्रेनी शहर खैरसुन था, जिसमें बमबारी से तारीखी चर्च को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे 8 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन में जनरल प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने बताया कि बमबारी के पहले हमले में 4 अफराद जख्मी हुए, जिसमें एक बस को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि इसके 4 कारकुन गोलाबारी के दूसरे वाक़या में जख्मी हुए, जब वो सेंट कैथरीन कैथेड्रल में लगने वाली आग पर काबू पाने में मसरूफ थे। रूसी अफवाज ने गुज़िश्ता नवंबर में इस इलाके का रुख किया था, लेकिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के पेश नजर मॉस्को की फौजें खैरसुन से पीछे हट गई थीं। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते रूस ने उड़ीसा शहर में एक मिसाइल हमले के जरिए ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल को निशाना बनाया था, जिसके बाद जंग में इबादतगाहों और तारीखी इमारतों की तबाही पर तशवीश का इजहार किया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर गुज़िश्ता शब किए गए मिसाइल हमले पर मगरिब की जानिब से शदीद तनकीद की गई, जिसमें नेटो के रुकन मुल्क रोमानिया की सरहद के करीब एक इलाके को निशाना बनाया गया था, क्योंकि रूस की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल रोमानिया की सरहद के इंतहाई करीब से गुजरे थे, जिस पर उसे तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सऊदी अरब की मेजबानी में मुज़ाकरात का अमल चंद रोज में शुरू हो रहा है, जिसमें अमरीका, बरतानिया, इंडोनेशिया के अलावा अफ्रीकी और खलीजी ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इन मुज़ाकरात में रूस को शामिल नहीं किया गया, ताहम अक़वाम आलम की नजरें अब इन मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं और इनके नतीजे खेज होने के अज़्म को दोहराया जा रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक के बाद दूसरी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। कई माह से अदालती कार्रवाई का सामना करने वाले साबिक सदर पर कैपिटल हिल केस में तीसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और इससे बड़ी मुश्किल उनके लिए ये है कि उनके दस्ते रास्त साबिक अमरीकी नायब सदर ने उनके खिलाफ अहम गवाह के तौर पर सामने आने का दावा किया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि माइक पेंस का कहना है कि 2020 में इलेक्शन नताइज के रोज़ और उसके बाद ट्रंप ने जो भी कहा वो झूठ और मुल्की आइन के खिलाफ था। ऐसा शख्स कभी अमेरिका का सदर नहीं बनना चाहिए। घर के भेदी ने यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन नताइज उलटने की कोशिश पर ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए है। नाज़रीन, साबिक अमेरिकी सदर पर इल्ज़ामात की फहरिस्त वैसे तो बहुत तवील है और उन पर हसास अमेरिकी राज, गैर मुतल्लिका अफराद को शेयर करने, अहम दस्तावेज़ात अपने घर में छुपाने और कैपिटल हिल पर हमला करने समेत संगीन इल्ज़ामात आयद हैं। साबिक अमेरिकी सदर मुतादिद बार सेहत जुर्म से इनकार कर चुके हैं, लेकिन साबिक सदर ने सदर जो बाइडन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके सियासी हरीफ आम इंतखाबात में मुमकिन हार से बचने के लिए उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन क्या अदालती ट्रायल के बायस साबिक अमेरिकी सदर सदारती उम्मीदवार के दौर से बाहर हो जाएंगे और उनके सियासी मुस्तकबिल के असरात क्या मुरतब हो सकते हैं अमेरिकी सियासत पर? इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं।
امریکہ میں صدارتی انتخابات 2024 کو ہونے جا رہے ہیں، جس میں موجودہ صدر جو بائیڈن کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی امیدواروں کی دوڑ میں شامل ہیں۔ لیکن ایک طرف عدالتی کارروائی ہو رہی ہے تو دوسری جانب گھر کے بھیدی نے ہی لنکر ڈھا دی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے خلاف مقدمے میں انہی کے دست راز اور سابق امریکی نائب صدر مائک پینس اہم گواہ بن گئے ہیں۔ گزشتہ روز سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے اور 6 جنوری 2021 کے کیپٹل ہل حملے کے الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اب تک تیسری بار فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئی فرد جرم میں ڈونلڈ ٹرمپ پر کار سرکار میں مداخلت کی کوشش، امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش اور حقوق پامال کرنے کی سازش کے الزامات عائد کی گئے ہیں۔ تاہم سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمے میں انہی کے دست راز اور سابق نائب صدر مائک پینس ان کے خلاف اہم گواہ بن گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی نائب صدر نے کہا ہے کہ جو شخص خود کو آئین سے ماورا سمجھتا ہو اسے صدر بننے کا حق نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن نتائج کے روز اور اس کے بعد ٹرمپ نے جو بھی کہا وہ جھوٹ ہے اور ملکی آئین کے خلاف ہے۔ ایسا شخص کبھی امریکہ کا صدر نہیں بننا چاہیے۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ کے وکیل انہیں میٹھی باتیں سنا رہے ہیں۔ الیکشن نتائج الٹنے کی کوشش پر ٹرمپ کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے۔ میں نے صرف آئین کو فوقیت دی اور ہمیشہ آئین ہی کو اولیت دوں گا۔ 6 جنوری 2021 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا اور سیکیورٹی حصار توڑتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ کیپٹل ہل پر ہنگامہ رائے کے دوران 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ کیپٹل ہل پر حملے کے الزام میں 1000 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں بولا گیا تھا کہ جب کیپٹل ہل میں موجود کانگریس کی عمارت میں مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا اور کانگریس کو نومبر 2020 میں انتخابات جیتنے والے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی صدارتی فتح کی توثیق کرنی تھی۔ تاہم ٹرمپ اور ان کے حامیوں کا خیال تھا کہ انتخابات میں ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حکومتی راز پاس رکھے، انہیں واپس کرنے سے انکار کیا اور انہیں واپس لینے کی کوشش پر تفتیشکاروں کو ان کے کام سے روکنے کی سازش کی۔ زیادہ سنگین معاملہ یہ کہ حساس امریکی راز ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جن کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی۔ ٹرمپ پر اہم دستاویزات پر مبنی مواد کو اپنے کمرے، باتھ روم، دفتر، بیڈ روم اور سٹور میں رکھنے کا الزام بھی عائد ہے۔ سابق صدر ان تمام الزامات کو مضحکہ خیز اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر چکی ہیں اور اپنے سیاسی حریف صدر جو بائیڈن پر سیاسی انتقام کا الزام عائد کر چکی ہیں۔ حسین رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد اسلام کو بطور عظیم مذہب تسلیم کیے جانے کی امریکی کانگریس میں قرارداد پیش کر دی گئی۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست ٹیکساس کے نمائندے الگرین کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی۔ اسلام کو بطور عظیم مذہب تسلیم کیے جانے کی امریکی کانگریس میں قرارداد کے حق میں کانگریس ممبران الہان عمر، راشدہ طلیب، آندرے کارسن شامل ہیں۔ قرارداد کے متن میں لکھا گیا کہ لفظ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان رواداری کی بات کرتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی کانگریس میں پیش کی گئی قرارداد میں امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 35 لاکھ بتائی گئی ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سمندری طوفان کے باعث بارش کا 140 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق بیجنگ میں ہفتے کے روز سے جاری 744 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی۔ بیجنگ اور نواحی صوبے ہیبی میں بھی شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورس میں جھڑپوں کے دوران 20 ملین سوڈانی فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق سوڈان میں خوراک کے شدید عدم تحفظ میں مبتلا افراد کی تعداد دگنی ہوگی۔ اس وقت 63 افراد اس وقت غذائی ہنگامی امداد کے مستحق ہیں۔ دوسرے جانب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی رپورٹ کے مطابق سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑائی سے تقریباً 40 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ برازیل میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن میں 43 افراد ہلاک ہو گئے۔ برازیلین پولیس کے مطابق ریو ڈی جنیرو، ساؤ پالو اور باہیہ ریاستوں میں منشیات فروش اور پولیس کے درمیان چھاپوں
और कार्रवाइयों के दरमियान झड़पें हुई। हलाक होने वालों में मंशियात फरोश गैंग का सरगना भी शामिल है। रियासत साओ पालो में ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार भी हलाक हुए। साओ पालो के साहिली कस्बे गोरोजा में पुलिस ने 58 अफराद को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 385 किलोग्राम मंशियात भी बरामद कर ली। शुमाल मशरकी रियासत बाहिया में 19 मुश्तबा अफराद को गैर फाल कर दिया गया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया ने 18 साल बाद अलहदगी का ऐलान किया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि फैसले के बावजूद उनमें मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता बरकरार रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की दफ्तर ने एक बयान में कहा कि दोनों ने अलहदगी की कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रूडो और सूफिया की शादी मई 2005 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। दुनिया की मारूफ टेक्नोलॉजी मीटा कंपनी की तरफ से एंड्रॉयड और iOS मोबाइल फोन में एक नया फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान किया गया, जिसमें ग्रुप चैट में रहते हुए ग्रुप में दीगर अफराद को शामिल किया जा सकेगा। व्हाट्सएप के मुताबिक इस नए फीचर में ग्रुप चैट मैसेज के सामने एक बैनर वाज़ेह होगा और ग्रुप में नए अफराद की शमूलियत आसान बनाएगा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप में नॉकआउट राउंड का मैच जीत लिया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने टूर्नामेंट के दूसरे मरहले में नॉर्वे के क्लब मोल्दे को 4-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान तुफैल शनवारी ने 2, फैसल और अब्दुल वहाब ने 1-1 गोल किया।